हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे इधर ईरान अमेरिका युद्ध में फंसी दुनिया, उधर पाकिस्तान के दोस्त से भारत ने अंदर खाने मिला लिया हाथ। जी हां दोस्तों, बताएंगे भारत तुर्की के अंदर खाने हाई लेवल बातचीत की बड़ी खबर सामने आई है, वो भी तब जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में ढोल पीट रहा है कि वो इस युद्ध में युद्ध विराम करवाने में लगा हुआ है। लेकिन आपको बता दे, ये सीज फायर कुछ ही पलों का सीज फायर था दोस्तों। हॉर्मुज फिर एक बार बंद कर दिया गया। जी हाँ, ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले के बाद बड़ा ऐलान कर दिया, कह दिया अब अगर कोई भी जहाज बिना पूछे गुजरा तो उड़ा देंगे। जी हाँ, अब सवाल यह है कि अमेरिका ईरान सीज फायर डील से आखिर क्यों ना खुश है इजराइल नेतन्याहू। और सीज फायर के बाद इस हॉर्मुज को बंद करने के बाद अमेरिका ने ईरान को अब कौन सी नई धमकी दे दी, क्या कह दिया इस चीज को लेकर, लेबनान को लेकर काफी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उधर ईरान ने पाकिस्तान को कह दिया भाड़ में जाए पाकिस्तान का सीज फायर, हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास। बताएंगे कब ये बात कही। तो वहीं इधर भारत ने लिया बहुत बड़ा फैसला, जलवायु सम्मेलन COP33 की मेजबानी को लेकर अब नहीं शामिल होगा भारत। आखिर क्यों लिया ऐसा फैसला? तो वहीं बिहार में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? और वहीं उससे भी बड़ी आपके लिए सबसे जरूरी खबर दोस्तों, गैस सिलेंडर को लेकर, जहां LPG की ना हो किल्लत, इसीलिए केंद्र सरकार ने निकाला यह तरीका। सबसे पहले अब इनको मिलेगा सिलेंडर। जी हां, आपका जानना बेहद जरूरी कि आखिर किसको सबसे पहले मिलेगा सिलेंडर। सारी जानकारियां हम आपको विस्तार से बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ खोखलेबाजी दावे करता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर की, जहां ईरान अमेरिका इजराइल वॉर में जिस प्रकार से पूरी दुनिया फंसी हुई है, हर किसी का ध्यान उधर बटा हुआ है दोस्तों। इधर अंदर खाने अपना भारत लगातार अपने आप को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। अब आपको बता दें, भारत ने ऐसे देश के साथ में आतंकवाद के खात्मे से लेकर व्यापार तक के जो रिश्ते बढ़ाए दोस्तों, वो देश कोई और नहीं पाकिस्तान का दोस्त तुर्की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये खबर पाकिस्तान की हालत खराब करने वाला है दोस्तों। दरअसल भारत और तुर्की के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 12वें फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस का आयोजन 8 अप्रैल को नई दिल्ली में हुआ। इस महत्वपूर्ण बैठक की सह अध्यक्षता भारत की ओर से सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज और तुर्की के उप विदेश मंत्री बैरिस एंकिसी ने किया। बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा भी की, खास तौर पर व्यापार और निवेश, पर्यटन, तकनीक और नवाचार, ऊर्जा सहयोग, शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग को लेकर गहन चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क को और मजबूत बनाने पर बल दिया। साथ ही साथ शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए आपसी रिश्तों को और गहरा करने के उपायों पर विचार किया गया। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात, इस दौरान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को लेकर भी अहम चर्चा हुई। दोनों देशों ने इस चुनौती से निपटने के लिए साझा प्रयास बढ़ाने और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। दोस्तों, इस खबर से एक चीज तो क्लियर हो चुका है कि जिस प्रकार से आतंकवाद पर या किसी भी युद्ध में तुर्की पाकिस्तान का साथ दिया करता था दोस्तों, लेकिन इस हाई लेवल बातचीत के बाद और आतंकवाद पर हुई इस वार्तालाप के बाद ऐसा माना जा रहा है कि तुर्की अब पाकिस्तान का साथ देने के लिए 100 बार सोचेगा। इस खबर ने दोस्तों वाकई में शहबाज शरीफ और मुनीर की हालत खराब कर दिया कि आखिरकार यह अंदर खाने गुपचुप तरीके से तुर्की ये कैसे पहुंच गया भारत, कैसे भारत के साथ कर ली बातचीत। और भारत के लिए भी बहुत अच्छी और बड़ी पॉजिटिव खबर है दोस्तों। इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन भारत की कूटनीति के लिए एक लाइक तो बनता है। अभी तक लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन है, बटन को जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां जो अभी की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, वो ये कि फिर एक बार ठप हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इजराइल ने कर दिया लेबनान पर अटैक, जिसके बाद ईरान ने बंद कर दिया हॉर्मुज को। बता दें क्या है जानकारी, क्या टूट गया सीज फायर। दोस्तों, ईरान ने लेबनान पर इजराइल के हमले के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल टैंकरों के यातायात को रोक दिया। यह दावा ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी फार्स न्यूज ने किया है। फार्स ने बताया है कि युद्ध विराम लागू होने के बाद से 2 तेल टैंकरों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने की अनुमति दी गई है। इन दोनों जहाजों का संबंध ईरान से बताया जा रहा है। फारस की खाड़ी में फंसे टैंकर अब भी फारस की खाड़ी को पार करने को लेकर आशंकित है। इस बीच आपको बता दें, ईरान के इस नए ऐलान ने उनकी टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तरफ से यह फैसला लेबनान पर जारी इजरायली हमलों के बाद लिया गया है। गौरतलब है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की तरफ से कुछ घंटे पहले ही सीज फायर का ऐलान किया गया था। ईरान ने भी इस पर सहमति जताते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की पूरी इजाजत दे दी थी, जिसके बाद इस फैसले के बाद पूरी दुनिया ने
राहत की सांस ली थी। दुनिया भर के बाजारों ने इस सीज फायर का स्वागत किया था। पाकिस्तान में तो शेयर बाजार एकदम से पीक पर पहुंच गया, इतिहास का सबसे ज्यादा पीक पर पहुंच गया था शेयर बाजार। लेकिन अब कुछ ही घंटों बाद ही हॉर्मुज पर एक बार फिर से पाबंदी लगा दी ईरान ने। आपको बता दें, ईरान में जारी युद्ध को रोकने के लिए मंगलवार को जब ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया तो इजराइल ने भी इसका खुला समर्थन किया, लेकिन उसे पेंच उस वक्त फंस गया जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि इस सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं है। इजराइल लेबनान पर हमला करना जारी रखेगा और जिसके बाद लेबनान पर धड़ाधड़ अटैक कर दिया दोस्तों इजराइल ने। वहीं इजराइल के इस कदम के बाद ईरान ने कड़ा विरोध जताया और धमकी दी कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो वो अमेरिका के साथ हुए सीज फायर समझौते से पीछे हट जाएगा। ईरानी मीडिया के अनुसार लेबनान में इजराइल के हमलों के बाद हॉर्मुज से जहाजों को गुजरना फिर से रोक दिया गया है। लेकिन वही अब बात करते हैं दोस्तों ट्रंप की, यानी अमेरिका ने अब क्या कहा। हॉर्मुज बंद होने के बाद आपको बता दें, ईरान ने जिन 10 सूत्र अमेरिका के सामने रखे उसमें लेबनान हमला ना करना भी शामिल था। लेकिन लेबनान में आज हमले पहले से कहीं ज्यादा हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी लेबनान में इजराइल के जारी सैन्य अभियान का खुलकर बचाव कर दिया, समर्थन किया। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि हिजबुल्लाह को इस सीज फायर डील में शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि लेबनान के हमले इस डील का हिस्सा है और हर कोई जानता है कि ये एक अलग विवाद है जिसे जल्दी संभाल लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों उल्टा इजराइल को डांटने के बजाय, इजराइल को समझाने के बजाय ट्रंप ने इजराइल के लेबनान पर अटैक का खुला समर्थन कर दिया दोस्तों और ईरान को धमका दिया। और जब बात ऐसी आ चुकी है ईरान को धमकाने वाली, लेबनान पर अटैक वाली, तो ईरान ने भी कह दिया कि अगर लेबनान पर अटैक हुआ तो मैं इस सीज फायर को तोड़ दूंगा। हम नहीं मानेंगे कि ऐसा कोई सीज फायर हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जिसने फिर एक बार पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार ये युद्ध चल रहा है कि मजाक। दोस्तों ऐसे में हम आपकी राय लेना चाहते हैं, ईरान अपनी जगह सही है या फिर अमेरिका? क्या आपको नहीं लगता कि ट्रंप को इजराइल को समझाना चाहिए बैठाकर कि तुम्हारे इस हरकत की वजह से पूरी दुनिया को सफर करना पड़ रहा है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। जब इस युद्ध से तुम्हारा कोई मतलब नहीं निकल पा रहा है तो बेफिजुल के क्यों अपने हथियारों को खपा रहे हो और दुनिया में हाहाकार मचवा रहे हो? दोस्तों आपकी इस पर जो भी राय है अवश्य कमेंट करके बताइएगा। अब ईरान ने यहाँ तक कह दिया है कि जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक एक भी जहाज हॉर्मुज से नहीं गुजरेगा। जब तक हमारी डील फाइनल नहीं हो जाती, जब तक अमेरिका इजराइल से बात नहीं हो जाती, लेबनान पर अटैक नहीं रुक जाते, अगर बिना पूछे तब तक कोई भी जहाज हॉर्मुज से गुजरा तो हम उस जहाज को बम से उड़ा देंगे। जी हाँ, बहुत बड़ी धमकी दे दी है दोस्तों ईरान ने, जिसने फिर एक बार पूरी दुनिया का अपनी ओर ध्यान खींचा है। दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है, अवश्य कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, उधर पाकिस्तान के सीज फायर को ईरान ने कह दिया भाड़ में जाए ऐसा सीज फायर, हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास। दोस्तों पाकिस्तान में होने वाले ऐतिहासिक इस्लामाबाद टॉक्स अब गहरे संकट में नजर आ रही है। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह को बुरी तरह खत्म कर रहा है। सीज फायर के हालात अपने फेवर में देखते हुए ईरान अपने प्रॉक्सी लड़ाकों को प्रोटेक्ट करने पर उतर आया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हिजबुल्लाह पर हो रहे हमले नहीं रुके और लेबनान को इस सीज फायर डील का हिस्सा नहीं बनाया गया तो वो बातचीत के मेज पर पाकिस्तान में कदम नहीं रखेगा। जिसने शहबाज शरीफ और मुनीर की भौएं फिर एक बार चौंका दी और उनके सीज फायर वाले प्रपोजल पर लात मार दिया। जी हाँ दोस्तों, जहां जोर जोर से चिल्ला रहा था पाकिस्तान कि मैंने करवाया सीज फायर, वहीं ईरान ने अब उसके सीज फायर वाले प्रपोजल पर बहुत तेजी से लात मारा है कि हम नहीं आएंगे ऐसे सीज फायर करने। इतना ही नहीं, वहीं आपको बता दें कैसे पाकिस्तान को हल्के में ले रहा है अमेरिका और पाकिस्तान ये समझ भी नहीं पा रहा, लेकिन जनता शहबाज को समझा रही है कि मान जा। जी हाँ दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तानी पीएम को जंग रोकने का पोस्ट भेजा, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उस पोस्ट में ड्राफ्ट मैसेज लिखा हुआ है, जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। जहां पाकिस्तानी यूजर कह रहे हैं कि ट्रंप की गुलामी कर रहे हैं शहबाज शरीफ। दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद हो गया है। इस पोस्ट में उन्होंने अमेरिका से ईरान पर हमला न करने की समय सीमा बढ़ाने की अपील की थी। पोस्ट की एडिट हिस्ट्री में ड्राफ्ट पाकिस्तानी पीएम का मैसेज दिखने के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये मैसेज पहले से ही तैयार किया गया था। कुछ यूजर्स का कहना है कि यह मैसेज व्हाइट हाउस के निर्देश पर लिखा गया लगता है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप पाकिस्तान की नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं और ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की ओर से उनकी गुलामी करने जैसा है। तो वहीं आपको बता दें,
एक सप्ताह तक चली पाकिस्तान अफगान अहम वार्ता नहीं शांत करवा पाया चाइना, चीन की कोशिश हुई नाकाम, बिना समझौते लौटे दोनों अपने अपने देश। दोस्तों, चीन की मध्यस्थता में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक सप्ताह तक चली अहम वार्ता बिना किसी ठोस समझौते के समाप्त हो गई है। हालांकि दोनों देशों ने भविष्य में बातचीत जारी रखने और मतभेदों को सुलझाने के लिए प्रयास जारी रखने पर सहमति जताई है। ये वार्ता 1 से 7 अप्रैल के बीच चीन के उरुमकी शहर में आयोजित की गई थी, जिसमें तीनों देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चाइना के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बताया कि बैठक का माहौल सकारात्मक रहा और बातचीत खुलकर तथा व्यवहारिक तरीके से हुई। उन्होंने कहा कि संपर्क में बने रहना ही इस बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव की मुख्य वजह सीमा पार आतंकवाद है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार प्रतिबंधित संगठनों को शरण दे रही है, जिनमें तहरीक आई तालिबान पाकिस्तान, बलोच लिबरेशन आर्मी संगठन पाकिस्तान में लगातार हमले कर रहे हैं और अस्थिरता फैला रहे हैं। दोस्तों, ये बैठक फरवरी के अंत में पाकिस्तान द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान के बाद पहली वार्ता था, जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया और चीन इसमें इस कोशिश में नाकाम साबित हुआ। दोस्तों, उधर आपको बता दें, भारत ने वापस लिया जलवायु सम्मेलन COP33 की मेजबानी का प्रस्ताव। ये 2028 में होना था इसका आयोजन। आपको बता दें आखिर क्या है वजह, क्या जानकारी है इसको लेकर बता दें। भारत ने साल 2028 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 की मेजबानी करने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। ये फैसला वैश्विक जलवायु कूटनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत ने खुद इस आयोजन के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी। दरअसल साल 2023 में दुबई में आयोजित COP28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद अंतर्राष्ट्रीय मंच से प्रस्ताव रखा था कि भारत 2028 में COP33 की मेजबानी करना चाहता है। प्रधानमंत्री ने तब जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत की बढ़ती भूमिका और नेतृत्व को रेखांकित करते हुए ये पेशकश की थी। सूत्रों के मुताबिक भारत ने संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकायों को आधिकारिक तौर पर सूचित कर दिया है कि वो COP33 की मेजबानी के अपने प्रस्ताव को वापस ले रहा है। हालांकि इस फैसले के पीछे के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। पर्यावरण मंत्रालय ने इस घटनाक्रम पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और बॉन स्थित COP मुख्यालय को भेजे गए सवालों का भी अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। दोस्तों, चौंका देने वाली बात तो ये है कि भारत इस आयोजन की तैयारियों को लेकर काफी सक्रिय दिख रहा था। वही आपको बता दें, भारत अमेरिका का ट्रेड पोर्टल हुआ लॉन्च $500 अरब के व्यापार का। इसको लेकर है लक्ष्य, ऐसे करेगा व्यापारियों की भारत और अमेरिका मिलकर मदद। बता दें, वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल की गई है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इंडिया US ट्रेड फैसिलिटेशन पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को सरल बनाना और सप्लाई चेन को मजबूत करना है। ये पोर्टल ऐसे समय पर लॉन्च हुआ है जब भारत और अमेरिका $500 अरब के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस पहल को दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नए स्तर पर ले जाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। इस पोर्टल के जरिए व्यापार से जुड़े नियमों, प्रक्रियाओं और अवसरों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। विक्रम मिस्री ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म मौजूदा सप्लाई चेन को मजबूत करने के साथ साथ नए बिजनेस कनेक्शन बनाने में भी मदद करेगा। इससे कंपनियों को दोनों देशों में निवेश और व्यापार के नए मौके मिलेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ समय में भारत और अमेरिका के रिश्तों में थोड़ी अनिश्चितता देखने को मिली थी, खासकर तब जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत पर टैरिफ लगाए थे और कुछ विवादित बयान भी सामने आए थे। ऐसे में यह पोर्टल दोनों देशों के रिश्तों को फिर से स्थिर और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। उधर आपको बता दें, ईरान ने हॉर्मुज से आने वाले जहाजों पर फिलहाल बैन तो लगा ही दिया है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, लेकिन जब सीज फायर के बाद हॉर्मुज को खोला था तो उसने कहा था कि वो अब अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए हॉर्मुज से टोल वसूलेगा और टोल के जो चार्जेस रखे थे वो रखे थे 1 बैरल तेल पर $1। यानी कि दोस्तों, अगर कल फिर हॉर्मुज खुलता है मान लीजिए, तो वो इसी प्रकार से टोल लेगा, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। उसमें भी बड़ी बात क्या, इस टोल का असर भारत पर भी पड़ेगा। यानी भारत से टोल लिया तो इसका क्या असर पड़ेगा, क्या चीजों के दाम बढ़ेंगे, आपको बता दें। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान अब शिपिंग कंपनियों से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों के लिए टोल वसूलेगा, क्योंकि वो सीज फायर के दौरान इस पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। ऐसे में साफ है कि जंग रुकने के बाद हॉर्मुज के रास्ते व्यापार करना अब काफी महंगा होने वाला है। दोस्तों, ईरान 1 बैरल तेल पर $1 का टोल लगाएगा। अमेरिका खुद ऐसा चाहता है, वो खुद इसमें साझेदारी रहना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि वो ईरान के साथ मिलकर टोल वसूले, इससे दोनों को फायदा होगा। इसका मतलब साफ है कि कुछ भी हो पर तेल पर तो टोल लगेगा ही लगेगा।
अगर ऐसा होता है तो इससे भारत पर भी इसका तगड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी आवश्यकता का 80 से 85% कच्चा तेल आयात करता है। भारत का आयात बिल बढ़ सकता है, इसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी दिख सकता है। दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा गणित समझना जरूरी होगा। भारत को हर दिन 55 लाख बैरल कच्चा तेल चाहिए। ये कच्चा तेल 40 से ज्यादा देशों से आता है। अच्छी बात यह है कि पहले इसमें से 55% कच्चा तेल हॉर्मुज के रास्ते से आता था, अब 30% कच्चा तेल ही हॉर्मुज के रास्ते से आता है। 55 लाख बैरल का 30% होता है 16.5 लाख बैरल। इस हिसाब से हर दिन 16.5 लाख बैरल कच्चा तेल हॉर्मुज से आएगा। अब अगर ईरान एक बैरल तेल पर $1 टोल लगाता है तो भारत को हर दिन $16.5 लाख ज्यादा चुकाने होंगे। भारतीय करेंसी के हिसाब से हर दिन लगभग 15 करोड़ रुपए होते हैं। दोस्तों, इस हिसाब से भारत को साल भर में 5,500 करोड़ रुपए ज्यादा चुकाने होंगे आजकल के हिसाब से। अब ये 5,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च या तो सरकार उठाएगी या फिर तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाकर हमसे वसूलेंगी। लेकिन ओवरऑल बात करें तो भारत को ही पे करना पड़ेगा और महंगाई हो सकता है बढ़ जाए। जी हाँ, इससे एक और दिक्कत आने वाली है और वो दिक्कत ये है कि रुपया भी कमजोर हो जाएगा। दोस्तों, ईरान का कहना है कि वो तेल पर लगने वाले टोल का पेमेंट बिटकॉइन से लेगा और अभी एक बिटकॉइन की कीमत जो है वो $71,600 यानी करीब 66,30,000 रुपए है। जी हाँ, अब बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो की कीमतों में मिनटों में बदलाव आ जाता है। अगर मान लीजिए कि टोल चुकाते समय बिटकॉइन की कीमत 5% भी बढ़ गई तो इससे 15 करोड़ का एक्स्ट्रा बिल 75 लाख रुपए और बढ़ जाएगा। ऐसे में जब तेल निकालने के लिए बिटकॉइन में पेमेंट करनी पड़ेगी तो सरकार को बड़ी मात्रा में बिटकॉइन भी खरीदना होगा। इससे बिटकॉइन भी महंगा होगा और भारत का आयात बिल महंगा होगा और ये सब डॉलर में होगा तो इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ेगा, जिससे आखिर में अपना रुपया ही कमजोर हो जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमने पूरी गणित अच्छे से समझाई होगी। समझ में आ गया है तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में वी गॉट इट जरूर लिखिएगा दोस्तों, ताकि हमें समझ में आए कि आपको समझ में आ चुका है। और उनसे रिक्वेस्ट है जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो ऐसे ही सच्ची और बेहतरीन खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, पेंटागन में आर्मी और डिफेंस सेक्रेटरी के बीच मतभेद, डिस्कॉल बोले इस्तीफा नहीं दूंगा। जी हाँ, पेंटागन में चल रही आपसी खींचतान के बीच आर्मी सेक्रेटरी डैन डिस्कॉल ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि उनका इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ के साथ उनके मतभेदों को लेकर अटकलें तेज थी। द वॉशिंगटन पोस्ट को दिए बयान में डैन डिस्कॉल ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के अधीन सेवा करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका को दुनिया की सबसे मजबूत जमीनी सेना बनाने के लक्ष्य पर पूरी तरीके से फोकस किए हुए हैं। अमेरिकी आर्मी के शीर्ष अधिकारी जनरल रैंडी जॉर्ज समेत 2 वरिष्ठ सैन्य नेताओं को हाल ही में अचानक हटा दिया गया था। इसके बाद पेंटागन के भीतर नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे थे। सूत्रों के अनुसार हेगसेथ और डिस्कॉल के बीच लंबे समय से कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। वहीं बता दें, कश्मीर में पेंशन बांटने के साथ आतंकियों की भर्ती करता था खांडे, अनुकंपा पर नौकरी पाने वाला डार निकला आतंकी मददगार। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर मामलों के जानकार दिनेश मल्होत्रा ने कहा है कि आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के आधार पर बर्खास्त किए गए सरकारी अधिकारियों व कर्मियों के बारे में अगर पता किया जाए तो आप पाएंगे कि उन्होंने यह काम किसी डर से या मजबूरी में नहीं किया है, बल्कि सोच समझ कर किया है। इससे पता चलता है कि वो मानसिक रूप से ही राष्ट्रद्रोही और आतंकी हैं। ये देश के साथ विश्वासघात कर रहे थे। इनका सरकारी तंत्र में रहना उन आतंकियों से कहीं ज्यादा घातक है जो बंदूक लेकर जंगल या किसी ठिकाने में छिपे हैं। जी हाँ, वहीं शेख हसीना के सियासी अंत पर लग गया क्या मुहर, अवामी लीग आतंकी संगठन घोषित, बांग्लादेश संसद ने लगा दिया स्थायी बैन। जी हाँ, बुधवार को बांग्लादेश की संसद ने बेहद सख्त कानून पारित किया है। इसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध को आधिकारिक कानूनी मुहर लगा दी गई है। अब अवामी लीग बांग्लादेश में एक प्रतिबंधित संगठन बन चुकी है। दोस्तों, संसद में गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने इस विधेयक को पेश किया। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर अवामी लीग का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि यह कानून एक ऐसी संस्था को प्रतिबंधित करने के लिए है जो नरसंहार और आतंकी गतिविधियों में शामिल रही है। ये नया कानून पिछले आतंकवाद विरोधी अधिनियम में संशोधन है, जिसे पहले मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए लागू किया था। यानी इस कानून के लागू होने के बाद अब अवामी लीग का चुनाव आयोग में पंजीकरण अस्थायी रूप से रद्द रहेगा। पार्टी ना तो चुनाव लड़ सकेगी और ना ही किसी तरह की राजनीतिक गतिविधि कर पाएगी। दोस्तों,
उधर पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली के बाद अब देवबा पर भी बालन सरकार ने कस दिया शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वारंट कर दिया जारी। जी हां, नेपाल की राजनीति में बड़ा उथल पुथल देखने को मिल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा और उनकी पत्नी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने से सियासी माहौल गर्मा गया है। इससे पहले केपी शर्मा ओली पर भी कार्रवाई की जा चुकी है, जिससे साफ है कि नई सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में सख्ती दिखा रही है। इस पूरे मामले में काठमांडू जिला अदालत ने जांच एजेंसी की मांग पर यह वारंट जारी किया है। उधर आपको बता दें, नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले जेडीयू की बहुत बड़ी शर्त, कहा निशांत कुमार के लिए लेंगे बड़ा पोस्ट। जी हां, बिहार की राजनीति इस वक्त बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे और नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं तेज है, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के आवास पर लगे एक पोस्टर ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। इस पोस्टर में नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार की तस्वीर के साथ लिखी लाइन, विरासत मजबूत भविष्य दमदार, निशांत तैयार, अब चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के सरकारी आवास पर लगे इस पोस्टर को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। पोस्टर में नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत और निशांत कुमार को उससे जोड़ते हुए एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की गई है। खास बात यह है कि यह पोस्टर ऐसे समय में सामने आया है जब बिहार में नेतृत्व परिवर्तन के अटकलें तेज हैं। पोस्टर में जेडीयू का चुनाव चिन्ह का भी जिक्र है, जिससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी के भीतर निशांत कुमार को भविष्य के नेतृत्व के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। वहीं बिहार के अगले सीएम के लिए तेज प्रताप यादव ने किसको सपोर्ट किया बता दें, निशांत कुमार या सम्राट चौधरी को। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा के बीच पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर अपनी बात रखी। जेडीयू के लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार सीएम बने। इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि निशांत अभी नए हैं, उनको अभी बहुत अनुभव नहीं है, उनको दांव पेच नहीं पता, अभी नई शुरुआत है, हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन राजनीति में उनका अनुभव 0 सन्नाटा है। वहीं बीजेपी से सम्राट चौधरी का नाम निकल कर आ रहा है। इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, मेरा उनको फुल सपोर्ट है। बहरहाल दोस्तों, अगर हम आपसे ये पूछे कि निशांत कुमार या सम्राट चौधरी, तो आप इन दोनों में से किसको बिहार का मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहेंगे, या कोई और अगर नाम आपके मन में हो तो वो नाम भी आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखते हैं आप लोग क्या कहते हैं। फिलहाल जानकारी ये भी है कि नीतीश कुमार के बाद नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी को कुछ दिन के लिए टाला जा सकता है भाजपा के द्वारा। जी हां दोस्तों, बिहार में ऐसी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और इसका कारण बताया जा रहा है खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, जो कि 14 अप्रैल तक है लागू, 14 के बाद ही कुछ होगा। तो वहीं अब बात कर लेते हैं बड़ी जरूरी खबरों की। केंद्र सरकार ने निकाला तरीका, सबसे पहले इनको मिलेगा सिलेंडर। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर पर सहमति बनी बिगड़ी और हरमुज स्ट्रेट को लेकर भी टेंशन में कमी भी आई और अब टेंशन बढ़ गई है। हालांकि करीब 1 महीने से ज्यादा समय से बंद तेल गैस आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण इस समुद्री रूट की वजह से भारत में पैदा हुई एलपीजी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। अब इसको लेकर केंद्र ने राज्यों और प्रमुख उद्योगों के लिए एलपीजी आवंटन तय कर दिया है। गैस सप्लाई से जुड़े दबावों के मद्देनजर सरकार ने औद्योगिक एलपीजी आपूर्ति पर सीमा लगाई है, जबकि नॉन डोमेस्टिक एलपीजी का 70% हिस्सा राज्यों को आवंटित किया गया है। इस कदम का उद्देश्य जरूरी उपयोग को प्राथमिकता देना और उद्योगों को पीएनजी जैसे वैकल्पिक ईंधनों की ओर प्रोत्साहित करना है। यानी कि दोस्तों, जितने भी औद्योगिक हैं उनको गैस पाइपलाइन के थ्रू गैस मिलेगा पीएनजी के थ्रू, और जितने भी उसके अलावा घरेलू उपयोग करता है उनको एलपीजी का विकल्प दिया जा रहा है। 70% हिस्सा राज्यों को आवंटित किया गया है दोस्तों, ताकि हम और आप जैसे जरूरी लोगों को जल्द से जल्द सिलेंडर मिल पाए। ये सरकार ने बहुत बड़ा और सही तरीका निकाला है। ऐसे में इतने की सारी बड़ी जानकारी खबर कैसी लगी, जैसी भी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।